नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज चतुर्वेदी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सुपर 12 के ग्रुप 1 के मैच में शारजाह में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी कोविड-19 से जुड़े यात्रा प्रतिबंधों के कारण सत्र के आखिरी टूर्नामेंट WTA फाइनल्स में हिस्सा नहीं लेंगी और फीफा के अध्यक्ष यानी इन्फेंटिनो ने विश्व कप के मुख्य आयोजन स्थल अल थुमामा स्टेडियम का कतर में उद्घाटन किया। और सबसे पहले बात करते हैं 2020 विश्व कप के सुपर संडे के सुपर मुकाबले की, जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं और सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मैच पर लगी हैं। टॉस हो चुका है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यहां पर एक खास बात यह है कि 2020 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हुए 5 मुकाबले में अजेय रहा है और आज टीम इंडिया एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराने मैदान पर उतरेगी। क्या कुछ होने वाला है आज के इस महामुकाबले में, बता रहे हैं स्पोर्ट्स डेस्क से हमारे सहयोगी नईम अख्तर। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगी होंगी, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला अब से कुछ देर बाद होने वाला है। इस मैच के लिए दोनों टीमें अपना दम खम दिखाने के लिए तैयार हैं। दरअसल 24 अक्टूबर का दिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए इतिहास में खास दिन रहा है। 2018 में 24 अक्टूबर को विराट ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 37वां शतक पूरा किया था और उसी दिन उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हराया था। इस तरह विराट कोहली के लिए ये दिन खास रहा है। वहीं 24 अक्टूबर को ही उसी साल पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज और मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 68 रन की पारी खेली थी। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 इंटरनेशनल मैच में 66 रन से हराया था। हालांकि T20 विश्व कप के 2007 में शुरू होने के बाद से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 मैचों में हराया है और वो अभी तक अजेय है। भारत के पास बल्लेबाजी का मजबूत क्रम है। शीर्ष क्रम में बल्लेबाजों रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार और ऋषभ पंत जहां अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाएंगे, वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और R अश्विन अपनी पैनी गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं देंगे। उधर पाकिस्तान की टीम में कप्तान बाबर आजम अच्छी फॉर्म में है। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, शाहीन शाह आफरीदी और इमाद भी चुनौती साबित हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन कप्तान विराट कोहली के लिए ऐतिहासिक होने वाला है या फिर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कुछ करिश्मा दिखा पाते हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिस पर दोनों देशों की निगाहें लगी हुई हैं। और मनोज, अगर हम इस मैच को देखें, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस मैच में? दोनों टीमों के बीच संतुलन कैसा है और क्या रहने वाला है? जहाँ तक संतुलन की बात है तो इंडियन टीम तो पाकिस्तान के मुकाबले थोड़ी बेटर है और T20 में पाकिस्तान की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है पिछले दिनों में देखें, पर इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप जो है थोड़ी सी बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले। तो पाकिस्तान बाबर आजम पर बहुत डिपेंड है और मोहम्मद हफीज हैं दूसरे उनके ऐसे बल्लेबाज जिन पर ज्यादा वो होगा। इंडियन टीम असल में 5वें 6वें नंबर तक ऋषभ पंत से लेके हार्दिक पांड्या तो ये सारी मतलब एक मजबूत टीम है। पाकिस्तान के पास एक ही एडवांटेज है कि उनकी ऑलराउंडर्स ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। तो हमारे यहाँ असल में हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो इंडिया पे 5 ही ऑप्शन होंगे, 6ठा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपके इंडियन टीम हमारी उनके मुकाबले थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल, और जैसा कि इतिहास भी बताता है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया है और अब जबकि टॉस जो है वो पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग चुनी है, क्या मायने हैं इसके
और कितना एडवांटेज मिलने वाला है इसको लेके? अगर आपके दुबई के उसकी बात करें, अगर हम लोग उसके विकेट की, तो वहाँ जो पिछला रिकॉर्ड है वो पहले बॉलिंग करने वाली टीम ही, मतलब चेस करने वाली टीम ही ज्यादा जीती है मैच, मतलब जी। पर T20 मुझे नहीं लगता कि मतलब विराट कोहली का इसमें विश्वास भी नहीं है कभी, मतलब उन्होंने कभी विश्वास भी नहीं करते कि टॉस को बहुत अहम नहीं मानते, क्योंकि आपको पावर प्ले के जो 6 ओवर है उसमें आप अगर 50-60 रन बनाते हैं कोई बिना विकेट खोए, तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और एक बार बड़ा स्कोर आप बना लेंगे, 180-190 तक आप पहुंचते हैं, तो प्रेशर डाल सकते हैं सेकंड खेलने वाली टीम पर। तो हमें लगता है इंडिया की स्ट्रेटजी भी कुछ इसी तरह होगी कि बड़ा स्कोर खड़ा करके उन पर प्रेशर बनाया जाए। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो विराट ने अभी बताया है कि किशन, अश्विन, चाहर और ठाकुर जो है इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। और अगर हम इस टीम को देखें कि जिस तरीके से भारत ने अभी आईपीएल भी खेला है और आज जो है सुपर 12 का जो पहला मुकाबला है वो पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। और अगर हम अपने अभ्यास मैच की भी बात करें तो दुबई की पिच जो है, या हम ये कहें कि पूरे जो है दुबई या शारजाह की अगर हम बात करें, तो इस एक जो एक्वेंटाइज है टीम, काफी पिच से परिचित है और उस पूरे माहौल में जो कि टीम इतने दिनों से खेल रही है, तो वो एडवांटेज कहीं न कहीं भारतीय टीम के साथ रहने वाला है। भारतीय खिलाड़ी सारे आईपीएल में खेले हैं, तो विकेट के बारे में अच्छे जानते हैं। पर पाकिस्तान के साथ यह है, पाकिस्तान ने अपने सारे इंटरनेशनल मैच पिछले कई सालों में सिर्फ वो मतलब यूएई में खेल रही है अपने सारे मैच, तो वो भी विकेट से अच्छी तरह से वाकिफ है। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कोई बहुत फर्क आएगा दोनों टीमों में। इंडिया को बस इतना एडवांटेज है कि अभी तुरंत खेले हैं, मतलब ये और आईपीएल खेल के आए हैं, तो मतलब विकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत ही जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो एक अच्छा खेल देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों तरफ के खिलाड़ी और दर्शकों और सभी में बड़ा उत्साह रहता है। और चूंकि बहुत दिनों के बाद ये दोनों टीमें आमने सामने हैं और जिस तरह का रोमांच है लोगों के बीच में, आज के मैच को बहुत महत्वपूर्ण से देखते हुए माना जा रहा है। और देखते हैं कि क्या कुछ रहता है इस मैच में, हम अपने लिसनर्स को इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। और आज ही एक दूसरा मैच हुआ है, बात करते हैं उस बारे में। अगर इस मैच की बात करें तो सुपर 12 के ग्रुप 1 के मैच में शारजाह में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में श्रीलंका ने 18 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट पर 172 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के चरित असलंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 49 गेंदों में 80 रन की ताबड़तोड़ जो पारी है वो खेली है और काफी शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से श्रीलंका ने 5 विकेट से बांग्लादेश पर जीत दर्ज की है, वो भी 7 गेंद बाकी थी, तभी उन्होंने मैच जीत लिया था। बांग्लादेश के पास एक प्रेशर बनाने का मौका था जी, क्योंकि उन्होंने जब 172 का टारगेट रखा उसके बाद नसूम ने फर्स्ट ओवर में ही मतलब एक विकेट निकाल दिया था जी। और सेकंड ओवर जब मेहदी फेंक रहे थे तो उनके उसमें भी मतलब बॉल मतलब बिल्कुल बनी जा रही। इसी मौके पर इसी ओवर में खराब फील्डिंग की वजह से मैं गलत फील्डिंग चौका दिया, उन्होंने प्रेशर रिलीज किया उन्होंने, और अगले ही ओवर में असलंका ने लगातार 2 छक्के मार के फिर प्रेशर को अपने से हटा के बांग्लादेश पर ला दिया। और फिर असलंका लगातार बहुत अच्छा खेले, उसके राजपक्षे ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। इन दोनों ने मतलब टीम को जीत की तरफ बिल्कुल बढ़ा दिया पूरा। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी पारी पर एक नजर डालें तो मोहम्मद नईम ने आज शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 52 गेंदों में 62 रन की पारी उन्होंने खेली है। इसके अलावा जो मुशफिकुर रहीम हैं, हमेशा अच्छा खेलते हैं, आज नाबाद रहे हैं, 37 गेंदों में 57 रन की पारी खेली, काफी बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि उनके इस प्रदर्शन से भी जो है बांग्लादेश को जीत नहीं मिल पाई। गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से चमिका करुणरत्ना ने 1 विकेट लिया। इसके अलावा बिनुरा फर्नांडो ने 1 विकेट लिया है और लहरू कुमारा ने 1 विकेट लिया। तो इस तरीके से जो है ये विकेट लिए हैं। और श्रीलंका की पारी पर अगर एक नजर डालें तो पथुम निसंका ने जो है 24 रन बनाए। इसके अलावा चरित असलंका जैसा कि 49
गेंदों में 80 रन की पारी खेली है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। भानुका राजपक्षा ने भी आज शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 31 गेंदों में 53 रन की पारी खेली और 5 विकेट पर 172 रन बनाकर श्रीलंका ने मैच जीत लिया। और अगर हम इसकी बात करें, गेंदबाजों की बात करें, तो उतना कुछ खास प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है और जिसकी एडवांटेज जो है वो मिला है श्रीलंका को। हाँ, एक तरह से विकेट स्लो था शारजाह का जी, और उस पर बॉल मतलब स्पिन भी बहुत नहीं ले रही थी बॉल, पर प्रेशर आपके स्लो विकेट का एडवांटेज मिल जाता शुरू में, 1-2 विकेट और ले लेते अगर जी तो प्रेशर बन सकता था। वो एक बार रिलीज हो गया प्रेशर तो फिर वो खत्म कर दिया उन्होंने श्रीलंका, और उन्होंने राजपक्षे ने जिस तरह से मारा इनको। जी, और आज शाकिब अल हसन की तारीफ करनी होगी जिन्होंने 2 विकेट लिए 17 रन देकर 3 ओवर में, तो एक उनको सफलता हासिल हुई। इसके अलावा 1 विकेट मोहम्मद सैफुद्दीन ने भी लिया है। उन्होंने 38 रन, हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, और 38 रन उन्होंने 3 ओवर में दिए, जबकि शाकिब अल हसन ने 3 ओवर में 17 रन दिए हैं। तो काफी मतलब इकोनॉमी उनकी अच्छी रही, 5.66 की है देखें तो उस हिसाब से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं हो पाया। क्या कुछ आपको मेन कारण क्या लगता है? बांग्लादेश की हार, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही वैसे क्वालिफायर खेल के आ रही हैं, और श्रीलंका ने उसमें अपने क्वालिफाइंग उसमें तीनों मैच जीते थे, और बांग्लादेश स्कॉटलैंड से हार गई थी जी। तो एक टाइम तो ऐसा भी लग रहा था कि जैसे क्वालिफाई भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी जी, पर बांग्लादेश जिस तरह से खेलती है, ये मैच जरूर हारे हैं वो लोग, पर अपने ग्रुप में आगे किसी भी टीम के लिए वो खतरा भी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग मतलब टोटल मतलब ओवरऑल मतलब बिल्कुल बैलेंस साइड है मतलब जी, और इसका वो आगे वो दिखा सकते हैं इस तरह का वो। बिल्कुल। और अगर हम भारत पाकिस्तान के मैच की बात करें तो केएल राहुल जो है उन्होंने 1 रन बनाया है 3 बॉल में, और रोहित शर्मा जो हैं वो क्रीज पर हैं, और इस समय ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हैं। साथ में शाहीन अफरीदी जो है वो हैं इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, और काफी रोचक स्थिति में मैच, जैसा कि कहा जाता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है दर्शकों का बहुत बड़ा उत्साह रहता है, काफी प्रेशर भी रहता है टीम के ऊपर लोग, क्योंकि उस समय जो जितनी भी खबरें होती हैं हर व्यक्ति अपनी टीवी की स्क्रीन से चिपका होता है। बहुत सारे लोग आकाशवाणी से, हम बता दें अपने श्रोताओं को, किस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। एफएम रेनबो पे लगातार जितने भी सुपर 12 के मैचेस हो रहे हैं वो आप आकाशवाणी से सुन पा रहे हैं, और इस समय भी आप लाइव कमेंट्री हमारे कमेंटेटर्स के द्वारा बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। अब बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट में। कल शारजाह में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। क्या कुछ होने वाला है कल के मैच में, बता रही स्पोर्ट्स डेस्क से हमारी सहयोगी नीलम बलकानिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में कल शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच से पहले स्कॉटलैंड के बल्लेबाज कैलम मैकलियोड ने कहा कि हम अफगानिस्तान की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकदम तैयार हैं। मैकलियोड ने कहा कि यूएई की धीमी पिच पर अफगानिस्तान के स्पिनर्स को खेलना एक बड़ी चुनौती होगी, और स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को यहां बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। स्कॉटलैंड ने क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश को 6 रन से हराकर सुपर 12 में जगह बनाई थी। मैकलियोड ने कहा कि अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें अच्छी बल्लेबाजी करके अफगानिस्तान पर दबाव बनाना होगा। स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को यहां की धीमी पिच पर प्रदर्शन करने के लिए टिककर खेलना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, कल अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। मनोज, क्या कुछ रहने वाला है इस मैच में? नहीं, अफगानिस्तान तो एक बहुत अच्छी टीम है, और सबसे बड़ी बात तो यही है उसके साथ कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई करके डायरेक्ट आई है उसमें मतलब खेलने के लिए। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीम है मतलब क्वालिफायर से आई हैं, और ये डायरेक्ट एंट्री मिली है इसको अफगानिस्तान को। और उनका जो बॉलिंग है खासतौर से स्पिन बॉलिंग, राशिद खान और मतलब उनको खेलना थोड़ा मुश्किल होगा स्कॉटलैंड वाले खिलाड़ियों के लिए। तो अफगानिस्तान थोड़ी बेटर साइड है, उसको
रोकना, मतलब स्कॉटलैंड के मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। जी बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। भारत की टोक्यो ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह और डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में इन दोनों खिलाड़ियों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया है। आइए सुनते हैं इस बारे में स्पोर्ट्स डेस्क से अतहर सईद की ये विस्तृत रिपोर्ट। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा ने कहा कि संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रशंसा से वे अभिभूत हैं। दोनों ने खेलों के लिए प्रधानमंत्री के जुनून से प्रेरित होकर खेल को कुछ वापस देने का संकल्प लिया है। रुपिंदर ने श्री मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पत्र पाकर अभिभूत हूं। खिलाड़ियों को उनके निरंतर समर्थन ने हमें टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। महोदय, मैं खेल के प्रति आपके जुनून और भारतीय खेलों में अपना योगदान जारी रखने की प्रतिज्ञा से प्रेरित हूं। लाकड़ा ने लिखा, हम खिलाड़ी खेल के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं और जब देश के माननीय प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने राष्ट्र निर्माण के लिए वास्तव में अपना योगदान किया है। उन्होंने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके स्नेहपूर्ण भाव के लिए हृदय से धन्यवाद। टोक्यो 2020 के बाद आपके साथ बातचीत में बिताया गया समय हमेशा यादगार रहेगा। लाकड़ा ने कहा कि सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत 75 स्कूलों का दौरा करने के प्रधानमंत्री के सुझाव का पालन करना उनकी प्राथमिकता होगी। इससे पहले रुपिंदर और लाकड़ा ने 30 सितंबर को खेल से संन्यास की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इसके बाद स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर और डिफेंडर लाकड़ा को भारतीय हॉकी में उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र भेजा था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम में युवाओं को मौका देने के लिए संन्यास की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने रुपिंदर को भेजे प्रशंसा पत्र में कहा कि रुपिंदर पिछले एक दशक से भारतीय हॉकी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्होंने देश में इस खेल को फिर से लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मनोज, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, खिलाड़ियों के साथ एक इसे कहते हैं पर्सनल टच रखते हैं रिलेशनशिप में, और जैसे ही इन दो खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट की बात की थी तो उनको उन्होंने पत्र भेजा और जिस तरीके से उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन पर चर्चा की और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खिलाड़ियों में मैसेज आता है। देखिए उन्होंने भी इसकी कितनी तारीफ की है। क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? बिल्कुल, दोनों वैसे बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, रुपिंदर और लाकड़ा। प्रधानमंत्री जी ने तो जैसे मतलब टोक्यो में हम लोग कांस्य पदक जीते थे, तुरंत या जिसके थी ने भी मेडल जीता उससे तुरंत उन्होंने बात की, जिससे खिलाड़ी का एकदम मनोबल बहुत ऊंचा होता है। इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ पहले नहीं रही है, पर ये उन्होंने नई स्थापित की है, इससे काफी फर्क पड़ रहा है मतलब इसका। विश्व कप फुटबॉल 2022 कतर में होंगे, जहां से लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उसी कड़ी में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने विश्व कप के मुख्य आयोजन स्थल अल थुमामा स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए इसे कला का उत्कृष्ट नमूना बताया। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इस स्टेडियम के अलावा कतर में 7 और स्टेडियम है जहां फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे। फीफा विश्व कप अगले साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कतर में खेला जाएगा। स्टेडियम अल थुमामा की उद्घाटन समारोह में फीफा अध्यक्ष के अलावा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी हिस्सा लिया। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी कोविड-19 से जुड़े यात्रा प्रतिबंधों के कारण सत्र के आखिरी टूर्नामेंट WTA फाइनल्स में अपने खिताब का बचाव करने के लिए नहीं उतरेंगी। बार्टी ने एक बयान में कहा कि मैं 2021 में अब किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे अपने शरीर और आराम को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बार्टी ने सितंबर में US ओपन के बाद किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है और उन्होंने कहा कि उनका ध्यान जनवरी में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने के लिए एक और प्रयास करने पर लगा है। 25 वर्षीय बार्टी ने इस सत्र में 5 खिताब जीते, जिनमें जुलाई में विंबलडन का खिताब भी शामिल है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।